दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर बाजी मार गया। कुछ ऐसा ही सिचुएशन हो रखा है अभी वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स में। ईरान और यूएस के वॉर ने लगभग पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक हड़कंप मचा के रखा हुआ है कि आखिर इस वॉर का एंड कैसे होगा, आखिर इस वॉर में जीतेगा कौन? क्योंकि पूरे के पूरे लगभग वर्ल्ड का सप्लाई चेन इसी रास्ते से होकर गुजरता है। पूरे वेस्ट और ईस्ट को कनेक्ट करने वाला ये एक रूट है। सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक मिनरल्स का डिपोजिशन हमें यहीं पर देखने को मिलता है। और ईरान एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रहा है जिसे चैलेंज कर पाना अमेरिका के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। अब इसे समझते हैं इस पूरे सिचुएशन को। हाल ही में यूएस ने अपने कई सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट, खास करके जो यूएस के जो वॉरशिप्स हैं, उनको पैसिफिक से हटाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि वेस्ट एशिया की तरफ में मूव किया है। ऐसे देखा जाए तो कुल मिलाकर यूएस के पास में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन इनका जो चैलेंज है वो है इनका नंबर ऑफ शिपयार्ड्स जहां पर कि इन सब चीजों को रिपेयर किया जाता है। पूरा मिलाकर इनके पास में ऐसे 2 ही मेजर शिपयार्ड हैं जो कि ऐसे वॉरशिप्स को रिपेयर करते हैं। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एक लंबे टाइम तक जब सी में शिप्स रहते हैं तो उसके बाद फिर उन्हें मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का जरूरत होता है। अब जब पैसिफिक से यूएस अपने एयरक्राफ्ट्स को हटाता है, ऑल्दो यहाँ पे कोई वैक्यूम नहीं हो रहा है, बट अगर वो जब हटाता है और कुछ पॉइंट के लिए वहां पर एब्सेंस क्रिएट होता है, तो ऐसे में चाइना को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो अपने जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, वो अपने पावर को वहां पर इंक्रीज करे। और खास करके वहां पर जिसके ऊपर वो डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है वो है ताइवान। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, भले ही यूएस इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, उनके लीडर्स ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शिफ्टिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ किसी प्रकार का प्रेशर तो हो ही रहा है। क्योंकि अगर ईरान को अगर वो हरा पाते, अगर वो उन्हें लगता कि हाँ एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उन्हें वो हरा पाएंगे, तो शायद इतना मुझे नहीं लगता है कि यूएस इतना देर तक टाइम लेता कि वो बैठ के इतने बहस करेगा। कभी फिर सीज फायर करता है, फिर बोलता है कि फिर से मैं वॉर स्टार्ट कर दूंगा। लंबे लंबे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं दिखता है। तो एक पॉइंट तो है यूएस का पैसिफिक से अपने एयरक्राफ्ट्स को बुलाना, उसे वेस्ट एशिया में डालना और चाइना को एक अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपने आप को फिर से आगे बढ़ाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट हमें देखने को मिलता है इस पूरे जियोपॉलिटिक्स में, यूएस अब अपने कई सारे जो ईस्ट नेशंस हैं, खास करके साउथ कोरिया के साथ उसका एक कोर्डियल रिलेशन है, अब वो उसे फोर्स कर रहा है कि तुम भी अपने सोल्जर्स को ये कहो कि वो यूएस ईरान वॉर में पार्टिसिपेट करें। ऑलरेडी जो यूएस के सोल्जर्स हैं वो काफी फटीग से परेशान हो चुके हैं। ये सेम सिचुएशन हमें दिखाई देता है जैसे अलेक्जेंडर की आर्मी इंडिया में आती है और यहाँ के सोल्जर्स फिर फटीग के कारण से वापस जाने लग जाते हैं। वैसे ही सिचुएशन कुछ हमें यूएस के साथ में भी देखने को मिल रहा है। सोल्जर्स काफी लंबे टाइम से फटीग का शिकार हो रहे हैं, सप्लाईज खत्म हो रहे हैं। मोर देन 250 डेज सोल्जर्स अपने बेस कैंप नहीं लौट पा रहे हैं, अपने फैमिली से बातें नहीं कर पा रहे हैं। तो ये उनके ऊपर एक टोल ले रहा है और इसलिए साउथ कोरिया के ऊपर यूएस प्रेशर बना रहा है कि वो अपने सोल्जर्स को भेजे और उनके साथ में पार्टिसिपेट करें। अगेन अ प्रॉब्लम। और यहाँ पर साउथ कोरिया ने कह दिया कि हम ज्यादा लंबे समय तक इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर स्ट्रेन नहीं डालना चाहते हैं। अगेन एन एडवांटेज फॉर चाइना। अब तीसरे पॉइंट में आते हैं, इसको देखते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि आखिर इंडिया के लिए कैसा सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से मक्का एग्रीमेंट किया गया तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच। अब तुर्की कई सारे एफर्ट्स ले रहा है कि वो बांग्लादेश को भी इस पैक्ट का पार्ट बनाए, कि बांग्लादेश भी इस पैक्ट को साइन करे और इसका एक हिस्सा बने। ऑलरेडी ये एक मुस्लिम नेशंस लेड एक दिखाने का ऑब्जेक्टिव है कि हमें कलेक्टिव पावर है और हमें किसी अदर इंटरनेशनल पावर का जरूरत नहीं है, हम एक साथ में अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये एक वन पॉइंट है। अब इंडिया एक तरफ में पाकिस्तान से भी घिरा हुआ है, दूसरी तरफ में बांग्लादेश भी है। तो उसके साथ में थर्ड एलिमेंट में तुर्की जो है, या फिर जिसे हम तुर्की कहते हैं, वो एडिशन में आ चुका है, जो कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम कर रहा है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट खैर हमें देखना पड़ेगा, हम कह नहीं सकते कि मक्का एग्रीमेंट से डायरेक्टली इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हाँ, अगर बांग्लादेश ज्वाइन करता है तो एक हमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक इश्यूज तो यहाँ पर दिखाई देंगे। एक तरफ पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर नेशन होना, दूसरी तरफ बांग्लादेश में इतना टर्मोइल, हमारे कंट्री में इतने इन्फिल्ट्रेशन होते हैं, इसके साथ में जो प्रॉब्लम जो चल रहा है, फिर कई सारे टेरर मॉड्यूल्स बस्ट होते हैं। तो ये सारे ओवरऑल मिलके एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम क्रिएट तो करता है इंडिया के लिए, जिसे हम नेग्लिजिबल, जिसे हम किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं, नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लड़ाई चल रहा है यूएस
और ईरान के बीच में। और सबसे ज़्यादा फायदा इसको किस में मिल रहा है? चाइना। एक पॉइंट तो मैंने बता दिया कि यूएस का पैसिफिक से अपने वॉरशिप्स को कुछ टाइम तक के लिए हटाना, ताइवान के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, फिर साउथ कोरिया के ऊपर दबाव डालना, वो भी एक प्रेशर क्रिएट करता है। इंडिया अलग तरीके से घिरा हुआ है, रशिया यूक्रेन के साथ में इंगेज्ड है, इजराइल वेस्ट एशिया के साथ में पूरा का पूरा इंगेज हो रखा है। तो इन सारे चीजों में लगभग लगभग जितने भी बड़े पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में इंगेज हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चाइना यहाँ पे एक ऐसा पावर है जो कि अल्टीमेटली अपने सारे के सारे एम और एजेंडा को फुलफिल कर रहा है, उसके ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं, वो आराम से अपने इकोनॉमी को चला रहा है, अपने हिसाब से डिसीजन लिए जा रहा है। तो हमें ये चीज देखना होगा, हमें ये चीज समझना होगा कि आखिर इस पूरी लड़ाई में फायदा आखिर किसको होगा। क्या इस ये वही कहावत वाला बात हो जाता है कि कहीं सबसे ज्यादा फायदा दो इंसान लड़ रहे थे और फायदा मिलता है तीसरे इंसान को, और यहाँ पर तीसरा इंसान जो है वो चाइना है। अगर हम यूएस का सिचुएशन देखें, आज का ही एक रिपोर्ट उभर के आता है कि बहुत सारे यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो यूएस से माइग्रेट करके न्यूजीलैंड की तरफ में जा रहे हैं। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं यूएस में भी बहुत ज्यादा वॉर को लेके एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और वो भी एक पीसफुल नेशन की तरफ, पीसफुल कंट्री की तरफ माइग्रेट करना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि इस रेस में यूएस जीतता है या फिर ईरान जीतता है, या फिर अल्टीमेटली जाके इस पूरे के पूरे वॉर से चाइना को जाके फायदा मिलता है। आप सभी की क्या राय है? आप कमेंट में बताएं कितना आप मेरे एनालिसिस के साथ में एग्री कर पाते हैं। थैंक यू।